तो फसल उजाड़ के मैंने एक झोपड़ी बनाई थी, उसमें विद्यालय प्रारंभ किया था। यहाँ के लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। 2-4 बच्चे थे पहले दिन। पिछले प्रारंभिक 10 दिन तक तो 4 ही बच्चे थे। उन 4 बच्चों में एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, 2 डॉक्टर हुआ, एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है। और फिर बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसे मैं मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आई हो और 2-2, 3-3 बजे रात तक जगे हो और स्कूल के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई म्यूजिक गुनगुना रहे हैं, ऐसा कोई बात हुई नहीं कभी? ऐसा बराबर होता है। जैसे कृषि में भी मैं काम सहयोग करने लगा। खेत में जाना, मज़दूरों से काम करवाना, धान की कटनी करवाना, अनाज समेटवाना, ये सब कुछ भी करने लगा मैं। तो पढ़ाई कुछ बाधित होने लगी। वैसे पिताजी की बड़ी रुचि पढ़ाई में थी। पिताजी पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। कोई ऐसे टीचर जो भी याद हो वो पढ़ाने में अच्छे थे लेकिन मैं उनकी क्लास अच्छे से नहीं अटेंड कर पाता था? नहीं, क्लास में मैं तो बिल्कुल रेगुलर था। अच्छा, बिल्कुल रेगुलर था, ना चाहते हुए बहुत कुछ पढ़ लेता था। तो मंच संचालन आपने कई बार किया है काका जी। जब आप स्टूडेंट थे तो पहला कौन सा मौका था जब आप मंच संचालन करने गए हो, अंदर से घबराहट हुई हो? उस घबराहट से आज भी मैं नहीं उबर पाया हूँ। अच्छा। इतना लंबा समय बीतने के बाद और बड़े बड़े मंचों पर जाने का अवसर मिला है, बोलने का अवसर मिला है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भीतर वह कमजोरी है आज भी कि मैं जितना चाहता हूँ, जितनी तैयारी मेरी होती है, उतना मैं नहीं बोल पाता हूँ। हर दिन अपने को संवारने में लगा हूँ, सुधारने में लगा हूँ। होता है तो बदलेगा, तुम्हारे कहने से कोई नहीं बदलेगा। आज पूरी दुनिया परेशान है दूसरों से, दूसरों को बदलने में लगा है पूरी दुनिया। दूसरों की गलतियों के कारण कहीं 2 आदमी बैठते हैं तो उन्हीं की चर्चा करते हैं, अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखते। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों का रिजल्ट कभी नहीं देखता हूँ। रिजल्ट मेरे लिए सबसे गौण चीज़ है। अभिभावक सबसे ज़्यादा महत्व उसको देते हैं। परीक्षा का प्राप्तांक मेरे लिए गौण है। मेरा मानना है कि बच्चों का व्यक्तित्व अगर संवर गया, निखर गया। एक क्वेश्चन और है काका जी, आपके अनुभव में आज के छात्रों की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और स्कूल कैसे उसकी मदद कर सकता है? आज सबसे बड़ी चुनौती है गैजेट्स। आधुनिक गैजेट्स जो हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसका सही उपयोग बच्चे करें, जो नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में चल रहे नए नए विकास और नए नए बदलाव को लेके एक अभिभावक पूछते हैं काका जी कि कैसे आपके स्कूल का उद्देश्य बदलते समय और शिक्षा की नई आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने का आपका मेन उद्देश्य है? इसके पहले भी मैंने उसी का उत्तर दिया आपको। जी। कि कंप्यूटर जब आया था मार्केट में 1999 में मैंने पहला कंप्यूटर ख़रीदा था और कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की थी यहाँ, जबकि कंप्यूटर की पढ़ाई उस समय की प्राय स्कूलों में नहीं होती थी। और यहाँ मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की थी, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करना शुरू किया था। आज हमारे कंप्यूटर लैब में 60 के लगभग कंप्यूटर हैं जिस पर बच्चे पढ़ते हैं जी। हमारे हर वर्ग में स्मार्ट क्लास है। एक्स्ट्रा मार्क्स का स्मार्ट क्लास आज से 10 साल पहले मैंने लगा लिया था। एक क्वेश्चन और है काका जी, स्कूल में फंडिंग और संसाधनों से जुड़े किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है और उसका समाधान कैसे किया जाता है? स्कूल में अभिभावकों के द्वारा शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता। अभिभावक अगर समय पर शुल्क भुगतान करें तो काम और तेज़ी से हमारा बढ़ेगा। अब जैसे अभी देखिए ना, पिछले महीने दुर्गा पूजा और बाढ़ के कारण स्कूल बंद रह गया। 1 से 10, 11, 12 तारीख तक शुल्क नहीं आया ठीक से। धोखे में पड़ना
अलभ्य अवसर से है कर धोना। अवसर हरदम हमारे सामने हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, कभी नकारात्मक बनकर, कभी सकारात्मक बनकर, कभी हमारी अच्छाइयों के रूप में, कभी हमारी बुराइयों के रूप में, कभी हमारी गलतियों के रूप में, कभी हमारी विकृतियों के रूप में। हम पहचान लें उनको पहचानने का दृष्टिकोण चाहिए, वह विकसित होता रहा मेरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत हैं और कई छात्रों के जीवन को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर राम भद्रा सर उर्फ काका जी की, जो आज हमारे साथ हैं। नई शिक्षा प्रणाली और छात्रों के विकास और उनके अनुभवों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें देंगे। बिना किसी देरी के इस प्रेरणादायक बातचीत की शुरुआत करते हैं। काका जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काका जी, आपकी जर्नी की शुरुआत हम कहाँ से करें? ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल 1992 में जब ये शुरू हुई थी वहाँ से करें, या आप जब स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे? कैसी थी आपकी स्टूडेंट लाइफ काका जी? छात्र जीवन में मैं बहुत अच्छा छात्र नहीं था। पढ़ाई में रुचि थी, विज्ञान रुचि का विषय नहीं था, गणित रुचि का विषय नहीं था, भाषा साहित्य में बड़ी रुचि थी मेरी। लेकिन दुर्योग कि मैं विज्ञान के पीछे भागता रहा, लेकिन शिक्षण के प्रति लगाव शुरू से ही था। विद्यार्थी जीवन में ही आरएसएस से जुड़ा रहा मैं। उसी क्रम में मेरे गांव में एक संस्कृत विद्यालय शुरू किया गया। संस्कृत विद्यालय में जाकर मैं बच्चों को यूं ही पढ़ाता था और पढ़ाई के अतिरिक्त की गतिविधियों में शामिल करता था, जिसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आनंद मिलता था। बाद के दिनों में विज्ञान से अलग हटकर भाषा पढ़ने चला मैं। ग्रेजुएशन किया संस्कृत और इतिहास से। संस्कृत इतिहास में खूब अच्छा मार्क्स आया, जैसा कि कभी नहीं आया था। उत्साह बढ़ा। संस्कृत से पीजी करने की मंशा थी मेरी। संस्कृत से गया एडमिशन कराने, लेकिन वहाँ मेरे प्रेरणा स्रोत सत्यार्थी सर ने कहा कि यहाँ प्राकृत में बिहार विश्वविद्यालय में सीट है जहाँ शिक्षक नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले प्राकृत और जैन शास्त्र पढ़िए आप। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में पीजी में मेरा नामांकन हुआ और वहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की। प्राकृत और जैन शास्त्र का अध्ययन किया, वहाँ से पीजी किया। पीजी में मैं अपने बैच का टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था बिहार विश्वविद्यालय का। अरे वाह। और फिर उसके बाद मेरी यात्रा, शिक्षा की यात्रा आगे बढ़ी। उस समय जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय नया खुला था और बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा था। ऐसी मान्यता थी कि यह विश्वविद्यालय बहुत जल्दी कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा, सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण हो जाएगा। तो अपने अभिभावकों, अपने शुभचिंतकों की राय के अनुसार मैंने वहाँ प्राकृत विभाग खुलवाया और वहाँ शिक्षक बना। वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, और उसके साथ साथ शोध कार्य को भी अपने आगे बढ़ाने लगा। मेरे शोध कार्य में मेरे निर्देशक गाइड थे डॉक्टर हरिशंकर सत्यार्थी, और मेरा विषय था हेमचंद्रकालीन भारतवर्ष। अच्छा, हेमचंद्रकालीन भारतवर्ष। हाँ, हेमचंद्र प्राकृत साहित्य के उद्घट विद्वान थे। उन्होंने एक साथ वह सब काम किया था जो संस्कृत के 3 विद्वानों ने मिलकर किया था। अच्छा। पाणिनि, पतंजलि तथा भट्टी। पाणिनि ने संस्कृत के सूत्र लिखे, पतंजलि ने उसकी व्याख्या की, और भट्टी ने उन सूत्रों का प्रयोग किया अपने भट्टी काव्य में। और हेमचंद्र ने अकेले प्राकृत के सूत्र लिखे, उसकी व्याख्या की, और 2 आश्रय काव्य लिखा कुमारपाल चरित, जिसमें उन नियमों का प्रयोग किया भाषा में।
राजा कुमाल पाठ का गुणगान किया उसमें। तो इस तरह उत्कृष्ट विद्वान थे हेमचंद्र। तो हेमचंद्र के साहित्य के आधार पर तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक आदि स्थिति का अध्ययन करने का जिम्मा मुझे मिला। मैंने उसमें काम भी शुरू किया, बहुत काम आगे बढ़ा। विद्वान निदेशक गाइड सत्यार्थी जी के निर्देशन में कहीं समझौता वे नहीं करते थे। किताबें पढ़ने के लिए देते थे और विषय से संबंधित जो बात मिल जाए उसको कार्ड बना के उस पर नोट करना था और कहाँ से लिया वह लिखना था। उनके कुशल निर्देशन में मैंने काम शुरू किया। बड़ी तेज़ी से काम मेरा आगे बढ़ने लगा। उधर महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ाना, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय जाना, विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, परीक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करना, सब कुछ एक साथ चलने लगा। इसी बीच साहित्यिक गतिविधियां भी मेरी बढ़ती गई। यहाँ रूनी से प्रतिदिन मैं घर से जाता था महाविद्यालय और लौटकर चला आता था। घर में माँ अकेली थी। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मेरी बहनों का विवाह हो गया था। मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी दोनों दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MD और MS कर रहे थे। तो घर में माँ अकेली थी, इसलिए मैं घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का सब काम करके शाम में लौट आता था घर, फिर कल होकर जाता था। इसी बीच यही मित्रों के बीच बैठकर एक पत्रिका का भी संपादन किया हम लोगों ने मिलजुल कर। अच्छा। जिसके जिसके संपादक मंडल में मैं था और उसके अतिथि संपादक डॉक्टर संजय पंकज थे। सुगंध नाम की पत्रिका हमने यहाँ से निकाली। विकास भारती नाम के साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था का निर्माण हुआ, जिसका पहला सचिव मैं बना, संस्थापक सचिव मैं बना। और उसके तहत साहित्यिक गोष्ठियाँ, हिंदी दिवस, तुलसी जयंती और अन्य कई गतिविधियाँ यहाँ चलने लगी। उसी क्रम में पत्रिका के 2 अंक भी निकले। और फिर यहाँ मित्रों में से ही किसी मित्र ने यहाँ विद्यालय खोलने की राय दी। मैंने कहा कि मैं तो महाविद्यालय में हूँ, लेकिन विद्यालय यहाँ शुरू कर दिया गया और विद्यालय में काम करने लगे लोग। विद्यालय के संचालक थे एक यहाँ सरकारी मवेशी अस्पताल में डॉक्टर थे, उनके भाई जो हिंदी से PhD कर चुके थे और पढ़ाने में रुचि उनकी भी थी। कुछ दिनों तक काम करने के बाद उनको लगा कि यह विद्यालय चलने वाला नहीं है, वे चले गए। विद्यालय मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। फसल उजाड़ के एक उस समय भी विद्यालय का नाम ज्ञान भारती है? ज्ञान भारती शुरू से ही नाम है इसका। ओके। उन्हीं का दिया हुआ नाम है। अच्छा अच्छा। तो फसल उजाड़ के मैंने एक झोपड़ी बनाई थी, उसमें विद्यालय प्रारंभ किया था। यहाँ के लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। 2-4 बच्चे थे पहले दिन। पिछले प्रारंभिक 10 दिन तक तो 4 ही बच्चे थे। उन 4 बच्चों में एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, 2 डॉक्टर हुआ, एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है। और फिर बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कई लोग यहाँ के लोकल जो शिक्षाविद थे, जिसमें श्री बिंदेश्वर राय, रूनी सैदपुर, भनुडी उनका घर था, रूनी सैदपुर में रहते थे। छात्र जीवन में अच्छे छात्र थे। उनसे भेंट हुई तो मुझे लगा कि इनमें कुछ संभावना है। वे यहाँ के प्रधानाध्यापक बने, पहले प्रधानाध्यापक बने और बच्चों की व्यवस्था हम लोगों ने की। बच्चे आने लगे, बच्चे बढ़ने लगे। पूरे मनोयोग से हम काम करने लगे। बच्चे कम भी होते थे तो हम दूर दूर खड़ा करते थे ताकि लगे कि बहुत बच्चे हैं। वर्ग में दूर दूर बैठाकर जोर जोर से पढ़ाते थे। मेरे भीतर का शिक्षक जग रहा था और यात्रा आगे बढ़ी। काढ़वा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, छात्र जुड़ते गए, शिक्षक जुड़ते गए। काम का दृष्टिकोण विस्तृत होता गया। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गईं। लोगों की अपेक्षाओं पर मैं खड़ा उतरता गया। अनुशासन मेरा मूल मंत्र था और मैं सभी विषयों का अध्ययन करने लगा। विद्यालय की व्यवस्था आगे बढ़ी
और मेरा मूल मंत्र था कि विद्यालय का विकास करना। धन कमाना मेरा कभी इसका उद्देश्य नहीं रहा। तो जो कमाई होती थी विद्यालय में मैं लगाता था, ज़मीन मेरी अपनी थी और विद्यालय बढ़ता गया। कैसे समय बीता पता नहीं चला। लगा कि सवेरा हुआ हो, लेकिन अभी तो लगता ही नहीं है कि सवेरा हुआ है। अभी तो लगता है कल काम शुरू किया है और लंबी दूरी तय करनी है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सबसे क्रिटिकल सिचुएशन कब आई जब आप शुरुआती के जीवन से लेके और स्कूल शुरू करने के जब बीच में आए, तो उस समय कब लगा कि नहीं ये स्थिति बदलनी बहुत ज़रूरी है? कोई ऐसा जो आपको तोड़ के रख दिया हो? ऐसी कोई परिस्थिति मेरे साथ नहीं आई। परिस्थितियाँ आती रहीं, लेकिन मेरा एक ही मूल मंत्र था कि जब तक मैं पूरे मनोयोग से काम करता रहूँगा तब तक कोई बाहरी ताकत हमको नहीं तोड़ सकेगी। जब कभी कहीं हम काम शुरू करते हैं तो सकारात्मकता और नकारात्मकता साथ साथ चलती है। ओके। संत और असंत साथ साथ जीते हैं दुनिया में। अगर असंत ना हो तो संत की महत्ता कहाँ रहेगी? नकारात्मकता नहीं हो तो सकारात्मकता दृष्टिगत कहाँ होगा? अंधकार नहीं हो तो प्रकाश का महत्व क्या रहेगा? मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मेरी इस यात्रा में बाधा पैदा की। उन्होंने मुझे परिपक्व बनाया, उन्होंने संघर्ष करने की ताकत दी। संघर्ष जितना अधिक होगा परिणाम उतना मधुर होता है। मैं संघर्ष करता रहा और संघर्ष ऐसा था जिसमें सोचने का समय कहाँ था कि मैं डिप्रेशन में हूँ कि कहाँ हूँ। काम से फुर्सत ही नहीं था। काम करते करते थक के चूर होकर सो जाना है और उठकर फिर काम शुरू कर देना है, बस। एक डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं काका जी, जब आप शुरुआती के जीवन के बारे में इतना कुछ बताया और अभी फ़िलहाल जो अभी चल रहा है वर्तमान में आपके स्कूल का, क्या लग रहा है सबसे बड़ा चेंज क्या है आपके स्कूल में, अगर एक शब्दों में कहें तो? हर दिन में परिवर्तित होता रहता है यहाँ का वातावरण। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तित अगर नहीं होता है मनुष्य, इसका मतलब वह मृत है। परिवर्तन आवश्यक है विकास के लिए। हम काम करते हैं, हमसे प्रतिदिन गलतियां होती हैं। आज भी मैं तरस रहा हूं वह दिन देखने के लिए जब मुझसे कोई गलती ना हो। वह दिन तब आएगा जब मैं कोई नया काम नहीं करूंगा। हर दिन कुछ नयापन मेरे काम में होता है। हर दिन अपनी कमियों का अवलोकन करता हूँ, आत्मनिरीक्षण करता हूँ और कमियों को दूर करने के लिए का प्रयास करता हूँ। उसके लिए संघर्ष करता हूँ, उसके लिए पढ़ता हूँ, उसके लिए स्वयं से लड़ता हूँ। गलतियाँ खूब होती हैं मुझसे, तो अब कभी निराशा नहीं होती और कभी किसने क्या किया मेरे लिए। अब पहले जो समय था छोटी छोटी बातें होती थी, चिंता होती थी, कोई चिंता नहीं होती है। उम्र के साथ अनुभव बढ़ा और जगत नियंता की इच्छा से यह संसार बना है। उसकी ही इच्छा शक्ति की यह समस्त रचना है। यह है कर्म भूमि जीवों की। यहाँ कर्मच्युत होना, धोखे में पड़ना, अलभ्य अवसर से है कर धोना। अवसर हरदम हमारे सामने हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, कभी नकारात्मक बनकर, कभी सकारात्मक बनकर, कभी हमारी अच्छाइयों के रूप में, कभी हमारी बुराइयों के रूप में, कभी हमारी गलतियों के रूप में, कभी हमारी विकृतियों के रूप में। हम पहचान लें उनको पहचानने का दृष्टिकोण चाहिए, वह विकसित होता रहा मेरा। आपके स्कूली जीवन के बारे में और कुछ मैं पूछूं, सबसे पहले मैं स्टूडेंट लाइफ के बाद एक बार और आना चाहता हूं कि आप तो बहुत सारे इवेंट आप करते हैं ज्ञान भारती में, दिनकर सदन में, तो मंच संचालन आपने कई बार किया है काका जी। जब आप स्टूडेंट थे तो पहला कौन सा मौका था जब आप मंच संचालन करने गए हो, अंदर से घबराहट हुई हो? उस घबराहट से आज भी मैं नहीं उबर पाया हूँ। अच्छा। इतना लंबा समय बीतने के बाद और बड़े बड़े मंचों पर जाने का अवसर मिला है, बोलने का अवसर मिला है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भीतर वह कमजोरी है आज भी कि मैं जितना चाहता हूँ, जितनी तैयारी मेरी होती है, उतना मैं नहीं बोल पाता हूँ। हर दिन अपने को संवारने में लगा हूँ, सुधारने में लगा हूँ।
विद्यार्थी जीवन में हम लोगों के समय तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। माइक उइक तो जी बचपन में कभी कभी कहीं किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में छूने का अवसर मिला तो मिला, विद्यालय में मिला नहीं, महाविद्यालय में मिला नहीं। पहली बार विकास भारती की स्थापना के बाद मैं उसका संस्थापक सचिव था और ललितेश्वर प्रसाद शाही जी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे। उरुनी सैदपुर आए थे किसी कार्यक्रम में, तो संस्था ने मुझे जिम्मेदारी दी उनको अभिनंदन पत्र देने की। मैं मंच पर गया, अभिनंदन पत्र को पढ़ना था और तब उनको देना था। पढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मैं माइक लेकर पसीना से तरबतर हो गया। मुझे लग रहा था कि मंच से मैं गिर न जाऊं कहीं। तो बस छात्र जीवन में आज के छात्रों को जितना अवसर हम लोग देते हैं बोलने का, आज तो हमारा नर्सरी का बच्चा जो पहले दिन दूसरे दिन स्कूल आता है वो अभी माइक पकड़ के बोलता है, माइक छीन लेता है और बोलता है, माइक छीन लेता है और गाना गाता है, माइक छीन लेता है, अपने को इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम फलाना। लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा था कहाँ। तो वह जो कमी थी वो आज भी है मुझ में। काका जी, अब स्कूल पे आते हैं। आपके स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास। वो कैसे होगा? वो होगा बच्चों का व्यक्तित्व विकसित हो, जीवन और जगत के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण सही हो, बच्चे खुद को जाने। आज पूरी दुनिया दूसरों को बदलने में लगी है। बच्चों को मैं एहसास कराना चाहता हूं कि तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हो। तुमको देखकर दूसरा अगर बदलता है तो बदलेगा, तुम्हारे कहने से कोई नहीं बदलेगा। आज पूरी दुनिया परेशान है दूसरों से, दूसरों को बदलने में लगा है पूरी दुनिया। दूसरों की गलतियों के कारण कहीं दो आदमी बैठते हैं तो उन्हीं की चर्चा करते हैं, अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखते। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों का रिजल्ट कभी नहीं देखता हूँ। रिजल्ट मेरे लिए सबसे गौण चीज़ है। अभिभावक सबसे ज़्यादा महत्व उसको देते हैं। परीक्षा का प्राप्तांक मेरे लिए गौण है। मेरा मानना है कि बच्चों का व्यक्तित्व अगर संवर गया, निखर गया, प्रखर हो गया, तो वह जो काम करेगा वह काम महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसे बेरोजगारी की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। वह जिस काम को छुएगा वही काम अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को अनुशासित रखें, अनुशासन का महत्व समझाएं, अनुशासन का पाठ दूसरों से नहीं अपने व्यक्तित्व से उनको सिखलाएं। कैसे खड़ा होना है, जैसे बच्चे डेस्क बेंच पर बैठते हैं, झुक के बैठते हैं। अगर मैं भी जाऊं और पोडियम पर झुक कर पढ़ाऊं तो बच्चे को झुकना बंद नहीं करेंगे। मैं सीधा खड़ा होकर पढ़ाऊं तो बच्चों को कह सकता हूं कि मेरी तरह करो। बच्चे मुझसे सीख सकते हैं। अपनी कमी बच्चों को बताता हूं मैं कि मैं कैसा था और तुमसे सीख कर कैसा बना। मैं जो भी हूं, आपसे बात भी करने लायक हूं उन बच्चों के कारण। उन बच्चों को सिखलाने के क्रम में जो कुछ सीखा, सिखलाना उनको था, सिखलाने से पहले सीखा, थोड़ा सीख कर गया और उनको सिखलाने के क्रम में इतना जो सीखा था वो इतना हो गया। जब हम दूसरों के लिए कोई काम करते हैं पूरे मनोयोग से तो हमारा बड़ा विकास होता है। जब तक हम अपने लिए करते रहते हैं तब तक हमारा विकास नहीं होता। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए। हम बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, जमाना हमारे पीछे चलता है। और हमारा जो मूल काम है इसको छोड़कर मुझे लगने लगे कि मैं तो इस स्कूल का संचालक हूँ, मुझे तो मेरी दुनिया दूसरी है, मैं तो नेतागिरी करूँ, मैं कुछ और करूँ जिससे और अर्थोपार्जन हो, वहीं से पतन मेरा प्रारंभ हो जाएगा। जो राह चुनी तुमने, एक फिल्म का गाना है तपस्या का, उसी राह पे राही चलते जाना जी। एक रास्ता चुना बच्चों को संवारने का, ताउम्र वही करता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा और अगला जन्म अगर होगा तो यहाँ से फिर जहाँ तक यात्रा समाप्त की होगी वहाँ से फिर यात्रा शुरू करूँगा। 2011 में एक बच्चा था जो आपके स्कूल से पास आउट था। उनसे मैं कुछ दिन पहले मिला था और वो आपकी पुरानी तस्वीर हमें दिखा रहे थे। और 2011 की बात है ये, और 2011 के पास आउट बच्चे हैं। हो सकता है 2008, 9, 10 के वो फ़ोटो दिखा रहे हो, तो उसमें आपकी जो तस्वीर है अभी जो आप लग रहे हैं सेम है।
और बाकी वो बगल में जो बच्चे खड़े हैं या फिर और जो लोग खड़े हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये कैसे करते हैं आप, क्या है इसका मेन? कुछ नहीं, मैं पकी उम्र में था, पकी उम्र में हूँ, हम में बहुत परिवर्तन होगा नहीं। और बच्चे तो ग्रोथ फेज में होते हैं, विकास का काल है उनके जीवन का, आगे विकसित होते रहते हैं, उनमें चेंज आता है। और मैंने तो कुछ अपने लिए किया नहीं, मैं तो काम करता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में जब आप काका जी थे तो अभी आप क्लास अटेंड करते हैं, बहुत सारे बच्चे को समझाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते, अंदर से आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी उस समय आता है कि नहीं समझ पाता है, इतना समझाता हूँ। आप उस समय कैसे थे, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? आप टीचर की बात को कितना गंभीरता के रूप में लेते थे? कोई वाक्य अगर याद हो आपको? मैं शुरू के दिनों में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 9th 10th में आकर वह जो उम्र थी एडोलेसेंस की, उस उम्र में और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई। मेरे पिताजी किसान थे, कृषि पर आश्रित थे, ज़मीन बहुत जोतते थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 2 बहनें थीं, भाई साहब पढ़ते थे, हम लोगों का खर्च देना, ये सब के कारण पारिवारिक और आज सामाजिक जो संरचना है, परिवार में तनाव, पड़ोसियों से तनाव, ज़मीन का विवाद, उस सब के कारण बड़ी बाधा आई मेरे जीवन में। उसने मेरे मन को बड़ा प्रभावित किया और मेरी पढ़ाई उससे बाधित हुई। उस मनही स्थिति में मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। लेकिन उस समय भी मैं मोरसन में साहित्य सदन पुस्तकालय था, वहाँ से लेकर पूरा महाभारत पढ़ चुका था उस समय। अच्छा, उस समय तो अब क्या भूलूं, क्या याद करूं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, थीं। खूब उस समय का, उस काल का जो मेरा जीवन था, उसको मल्टी डायरेक्शनल हो गया, वह कई भाग में बट गया। जैसे कृषि में भी मैं काम सहयोग करने लगा, खेत में जाना, मज़दूरों का से काम करवाना, धान की कटनी करवाना, अनाज समेटवाना, ये सब कुछ भी करने लगा मैं। तो पढ़ाई कुछ बाधित होने लगी। वैसे पिताजी की बड़ी रुचि पढ़ाई में थी, पिताजी पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। कोई ऐसे टीचर जो भी याद हो, वो पढ़ाने में अच्छे थे लेकिन मैं उनकी क्लास अच्छे से नहीं अटेंड कर पाता था? नहीं, क्लास में मैं तो बिल्कुल रेगुलर था। अच्छा, बिल्कुल रेगुलर था, न चाहते हुए बहुत कुछ पढ़ लेता था। वर्ग में मैं बिल्कुल रेगुलर था, लेकिन मुझे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। जितना इंटेलिजेंट मैं था उसमें कमी आ गई, और उस कमी का मूल कारण था मेरी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जो था, इकोसिस्टम जो मेरे आसपास था। पिताजी की चिंता, पिताजी बड़े चिंतित रहते थे हम लोगों के लिए, हमारी बहनों के लिए, परिवार के लिए। उनके हमारे चाचा जी से बड़ा अच्छा संबंध नहीं था, तो पिताजी की चिंता से मैं चिंतित रहता था। लगता था कि कब मुझे अवसर मिले कि मैं इनकी चिंता दूर करूं। जो मेरी गलतफहमी थी, मुझे उस काम जो कर रहा था उसको अच्छी तरह करना चाहिए था, लेकिन उस सबसे बाधा आई। मैं लगा रहा, पिताजी ने मुझे लगाए रखा। पिताजी मुजफ्फरपुर में पढ़ता था इंटर में, तो वहाँ जाते थे, मेरे साथ रहते थे, एक ही बिछावन पर मेरे साथ सोते थे कि मैं ठीक से रहता हूँ कि नहीं, ठीक से खाता हूँ कि नहीं, ठीक से पढ़ता हूँ कि नहीं, किसी गलत रास्ते पर नहीं तो जा रहा हूँ, यह सब करते थे। तो इस तरह कैसे समय बीता पता नहीं चला। कोई ऐसा छात्र जीवन में कोई ऐसी घटना घटी नहीं। शिक्षकों की व्यवस्था बराबर रहती थी दरवाजे पर पढ़ाने के लिए। हाई स्कूल में तो यहाँ शिक्षक पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ने भी मैं आता था। गांव में भी जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन लोगों को हायर करते थे पिताजी पढ़ाने के लिए। कई अच्छे लोगों ने मुझे पढ़ाया था, लेकिन बहुत लाभ, मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं कि बहुत लाभ नहीं मिला। अगर लाभ नहीं मिला होता तो यहाँ तक आता ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मुझे करना चाहिए था वैसा मैं नहीं कर सका। जितना समर्पित होकर काम करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। अगर किया होता तो और अच्छा होता। आप मंच से कई बार जो है गाना भी गुनगुनाते हैं, तो ये चीज़ बचपन से ही है, इधर आके आपने सीखी या फिर भावना है इसलिए निकल जाता है?
मनुष्य में नया कुछ भी नहीं होता है, बचपन से जो होता है होता है। म्यूजिक का शौक पहले से था? खूब शौक था बचपन में। मैं चाहता था कि मैं सीखूं। कई बार मैंने प्रयास भी किया है। मैंने तो लॉकडाउन में पूरे दिन प्रयास ही करता, पूरे दिन प्रैक्टिस करता था म्यूजिक का। अच्छा। और पहले भी कई बार कर चुका हूँ। लेकिन मेरी प्रतिभा जो है, प्रतिभा दो तरह की होती है। एक व्यक्ति होता है जो बड़ी जल्दी किसी चीज़ को ग्रहण कर लेता है, उसमें वैसा निष्णात मैं नहीं हूँ। मैं ग्रहण करता हूँ लेकिन थोड़ा समय लगता है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत लोग बहुत कम मेहनत करके बहुत बातें सीख लेते हैं, मैं बहुत मेहनत करके सीखता हूँ। तो यह अंतर है मेरे व्यक्तित्व में। अब किस कारण है, ईश्वर ने बनाया है या इधर की परिस्थितियों ने, ऐसा मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा है। तो गाने वाने में रुचि, कविता में रुचि, साहित्य में रुचि बचपन से है मेरी। बचपन से सब में। मुहावरे भी आप काफ़ी अच्छे बोलते हैं। वह तो उम्र के कारण। शेक्सपियर का एक पोएम है द 7 एजेज, उसमें एक एज है जिसमें व्यक्ति बड़ी कहावतें बोलता है, कहानियाँ सुनाता है और कहावतें बोलता है, लोगों को बड़ी शिक्षा देता है। उसी एज में हूँ, इसलिए ऐसे मुहावरे बोलता हूँ, बच्चों को सिखलाता हूँ। एक म्यूजिक गुनगुनाना चाहेंगे? दिन रात गुनगुनाता रहता हूँ, लेकिन गुनगुनाने के लिए कहिएगा किस विषय पर म्यूजिक गुनगुनाऊँ? अभी छठ का त्यौहार है, या फिर आप हिंदी कोई भी म्यूजिक अगर आपको जो पसंद हो, आपको लगा हो कि मैं ये सुनना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसे मैं मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे मैं भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद नहीं आई हो और 2-2, 3-3 बजे रात तक जगे हो और स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई म्यूजिक गुनगुना रहे हैं, ऐसा कोई बात हुई कभी? ऐसा बराबर होता है। कभी कभी कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, उसको कैसे सहज और सरल तथा नई शिक्षा नीति में जो व्यवहारिक बनाना है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है ताकि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो उस पर सोचने के क्रम में नींद खुल जाने के बाद दिन रात उसी पर दिमाग स्थिर रहता है। उठते बैठते चलते फिरते जहाँ कहीं भी हैं वही बात दिमाग में रहती है। रात में नींद खुली तो वही बात दिमाग में है। अब उसमें कभी कभी नींद में दिक्कत हो जाती है, लेकिन सोचने पर बहुत बार ऐसा होता है कि सोचते 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 कोई सूत्र हाथ नहीं लगा, फिर भी पढ़ाने चला गया चूँकि पढ़ाने जाना है, और वर्ग में जाकर एकाएक हाथ लग गया। एकाएक लगा कि अरे कहाँ था यह, और बच्चों को उस दिशा में मैं समझा देता हूँ, ढाल लेता हूँ। आपके स्कूल में पाठ्यक्रम को अत्याधुनिक बनाने के लिए कौन से आवश्यकता जो होती है या फिर उपकरण हैं जो अभी नए नए प्रकार के आ गए हैं, वो सबसे बेस्ट तरीके से उपयोग किए जाते हैं आपके स्कूल में? कंप्यूटर जब आया था मार्केट में 1999 में मैंने पहला कंप्यूटर ख़रीदा था और कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की थी यहाँ, जबकि कंप्यूटर की पढ़ाई उस समय की प्राय स्कूलों में नहीं होती थी, और यहाँ मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की थी, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कराना शुरू किया था। आज हमारे कंप्यूटर लैब में 60 के लगभग कंप्यूटर हैं जिस पर बच्चे पढ़ते हैं जी। हमारे हर वर्ग में स्मार्ट क्लास है, एक्स्ट्रा मार्क्स स्मार्ट क्लास आज से 10 साल पहले मैंने लगा लिया था। आज जो चेंज होता है, नई तकनीक जो आती है उसको मैं तुरंत स्वीकार करता हूँ। स्मार्ट क्लास लगाया, प्रोजेक्टर उसमें लगा हुआ है, CPU है जिसमें कि पूरा का पूरा सिलेबस है। अब इधर आकर LED पैनल आया, जी, और उसमें सारा सिलेबस है। LED पैनल मैंने 2 खरीद लिया। ऑडिटोरियम में लगा हुआ है। ऑडिटोरियम में लगा हुआ है, छोटे बच्चों के एक्टिविटी हॉल में लगा हुआ है। अब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है हर वर्ग के लिए। उस स्मार्ट क्लास को जो पहले से है प्रोजेक्टर वाला और CPU वाला, उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। अब आते हैं आपके स्कूल पे और कुछ क्वेश्चन है हमारे काका जी। शिक्षकों के लिए आपके स्कूल में कौन कौन से परीक्षण और विकास के लिए जो कार्य हैं होते रहते हैं?
शिक्षकों से हम पाठ्यक्रम तैयार करवाते हैं। शिक्षकों से पूछते हैं आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपको कहीं दिक्कत है, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनकी सहायता करते हैं। उसमें हमारे यहाँ विकसित लाइब्रेरी है जिसमें रेफरेंस बुक्स हैं, शिक्षक उससे किताब लेकर पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, करते हैं। रेगुलर हमारी टीचर्स मीटिंग होती है जिसमें क्या क्या हमने किया और क्या करना चाहिए, क्या हमारी कमी है, इस पर शिक्षकों से हम चर्चा करते हैं। CBSE के द्वारा जो 50 घंटे की का ट्रेनिंग है वह हम खानापुरी नहीं करवाते, हम बाज़ाब्ता CBSE के नॉर्म्स के अनुसार करते हैं। हम बाहर से ट्रेनर को बुलवाते हैं, उनका पेमेंट करते हैं। यहाँ भोजन नाश्ता सबकी व्यवस्था, चाय सबकी CBSE नॉर्म्स के अनुसार करते हैं और लोगों को ट्रेन करवाते हैं। कैसे सुनिश्चित करते हैं काका जी हर छात्र को उसकी ज़रूरत के अनुसार उचित शिक्षा और मार्गदर्शन मिले? बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग संस्कार लेकर आते हैं। उनको किसी एक संस्कार में संस्कारित करने का प्रयास होता है हमारा, जो ज्ञान भारती का संस्कार होता है। और उसके लिए वे क्या हैं यह जानना पहले ज़रूरी होता है। पहले बच्चों का हम अध्ययन करते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है। वे डांटने से सुनने वाले हैं, प्यार करने से सुनने वाले हैं, चूमने से सुनने वाले हैं, उनके घर पर जाकर चाय पीने से सुनने वाले हैं, या मित्रता करने से सुनने वाले हैं। इसका पता कर धीरे धीरे उनसे वैसा संबंध बढ़ाते हैं और उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं, जिसमें जिनके अभिभावक का सहयोग हमें मिलता है, उनको तो मैं बिल्कुल बदल लेता हूँ बायोलॉजी के मेटामॉर्फोसिस की तरह। लेकिन जिनके अभिभावक सहयोग नहीं करते, जो बच्चों की बात ज़्यादा सुनते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि बच्चों को रेगुलर स्कूल आना चाहिए, उनके साथ थोड़ी दिक्कत होती है, वे नहीं बदल पाते। सीतामढ़ी जिला के कुछ अभिभावक हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा है काका जी, आपके स्कूल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए क्या कदम उठाए गए? हमारे यहाँ काउंसलिंग की व्यवस्था है। हमारे बच्चों के मानसिक विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पिछले 8 साल से शिक्षक मुजफ्फरपुर से आते हैं। अरे वाह! जो नेतरहाट से बाहर निकल के कॉरपोरेट में नौकरी करके और इसी पेशे को अपनाया है जी। तो पहला स्कूल है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और आज तक यहाँ काम करते हैं। जिनका नाम धीरज श्रीवास्तव है। उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि हमको क्या करना है और हम जो काम करते हैं उसमें उनका क्या सहयोग चाहिए, हम उनको फीडबैक देते हैं। इस तरह एक शिक्षक अगर बच्चों पर बिगड़ते हैं तो दूसरे शिक्षक उनके मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, तीसरे शिक्षक उनसे दोस्ती करते हैं। और इस तरह मतलब कि जैसे कोई बच्चा, किसी का पेट खराब है तो उसके लिए आप सभी पौष्टिक तत्व मिले और पेट भी ना खराब हो तो खिचड़ी बनाते हैं। इसलिए हम इसकी खिचड़ी तैयार करते हैं। हम ही शिक्षक सहयोगी, और हमारे यहाँ डिफरेंट कमेटियाँ हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कमेटी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए कमेटी है, बच्चों के अनुशासनहीनता के लिए कमेटी है, सबके लिए कमेटी बनी हुई है। दूसरे अभिभावक आपसे पूछते हैं काका जी, क्या आपके स्कूल में छात्र नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के लिए खास कार्यक्रम है? हर बच्चे में नेतृत्व की क्षमता छुपी होती है। हर बच्चा जन्मजात नेता होता है, हमारा ऐसा मानना है। हम बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं पढ़ाई के अतिरिक्त की, वर्ग के अनुशासन की, छोटे बच्चों को विकसित करने की। उसके लिए हमारे यहाँ हाउस सिस्टम है, बच्चों को डिफरेंट हाउस में बांट रखा है। अब हाउस में हर हाउस का कैप्टन है जिसका लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हुआ है, वोटिंग के द्वारा। वाइस कैप्टन है जिसका चुनाव हुआ है। हर वर्ग में हर हाउस का रिप्रेजेंटेटिव लीडर है जो उस वर्ग में, उस हाउस के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करता है। अब जैसे कि अभी कुछ कंटेस्ट है हमारे यहाँ,
उसकी तैयारी चल रही है, तो हर बच्चे से प्रश्न तैयार करवाया जाता हाँ, है। वो मैं देखता हूँ। हर बच्चा क्वेश्चन तैयार करके देता है, उस क्वेश्चन को संभालते हैं हमारे बच्चे ही। हमारे बच्चे एंकर हैं जो प्रश्न पूछते हैं, बच्चे हैं जो उत्तर देते हैं। कुछ दिन पहले हाउस कैप्टन का चुनाव हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा था कि कैसा चुनाव हुआ था। तो बच्चे ही सब कुछ करते हैं। जी जी। हम जितना हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, जी जी। उसमें सारी जिम्मेदारी बच्चों की होती है। पानी पिलाने से लेकर नाश्ता कराने से लेकर अनुशासन तक की जिम्मेदारी बच्चों की होती है। और कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम अपने को गौन कर लेते हैं। हम तो कभी कभी वर्ग में अपने को गौन करके छात्र के रूप में बैठ जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाओ। एक बच्चा प्रश्न पूछता है, दूसरा बच्चा उत्तर देता है, और जहाँ ज़रूरत होती है हम उसमें कुछ डाल देते हैं। तो इस तरह लगातार उसमें नेतृत्व की भावना, योग्य नागरिक बनने की भावना सिखलाने का प्रयास हमारा होता रहता है। और यह होता है कि तुम जब तक अपने नेतृत्वकर्ता का सहयोग नहीं करोगे तब तक तुम नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकते। नहीं कर सकते। इसलिए हर बच्चे को मौका देते हैं, क्लास मॉनिटर बनने का हर बच्चे को मौका देने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके भीतर नेतृत्व की क्षमता का विकास हो तथा वह एक योग्य नागरिक बन सके, दूसरे को सहयोग भी कर सके। एक अभिभावक है जो आने वाले समय में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले 5 से 10 सालों में आपके स्कूल के लिए आपका क्या लक्ष्य है? हमारा स्कूल 2 स्तर पर काम करता है। पुरातनता को, हमारी संस्कृति जो है उसको हम अपनी धरोहर समझते हैं, उसके आधार पर हम नवीनता को अंगीकार करते हैं। पुरातनता को नज़रअंदाज करके हम नवीनता को अंगीकार नहीं करते। हम खाँटी नवीनता को स्वीकार नहीं करते, खाँटी पुरातनता को स्वीकार नहीं करते। हम मध्य मार्ग भी नहीं अपनाते। पुरातनता की नींव पर हम नवीनता का भवन खड़ा करते हैं, जिससे हमारे बच्चों का सम्यक विकास होता है। और यह काम हम लगातार करते रहेंगे, चाहे गजेट्स के मामले में हो, चाहे शिक्षण पद्धति को परिवर्तित करने का मामला हो, चाहे बच्चों की अनुशासनहीनता को कैसे डील किया जाए, अभिभावकों से कैसे बात की जाए, तथा किस तरह के कार्यक्रम आयोजित की जाएं बच्चों के बीच जिससे उनका सम्यक विकास हो। समय और परिस्थिति के अनुसार हम बदलते रहते हैं उसको। वर्तमान में चल रहे नए नए विकास और नए नए बदलाव को लेके एक अभिभावक पूछते हैं काका जी कि कैसे आपके स्कूल का उद्देश्य बदलते समय और शिक्षा की नई आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने का आपका मेन उद्देश्य है? इसके पहले भी मैंने उसी का उत्तर दिया आपको। जी 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 कि संस्कृति की आधारशिला पर जी नई इमारत हम खड़ा करना चाहते हैं, नई संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं, पुरातनता को भूल कर नहीं। हमारे यहाँ मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम पूजा करो किसी की, तो माता पिता की। जो माता पिता की पूजा नहीं कर सकता, माता पिता को सम्मान नहीं देता, वो हमको सम्मान नहीं दे सकता, वह दूसरे किसी को सम्मान नहीं दे सकता। तो हम लगातार, मैंने कहा ना कि नवीनता को अंगीकार करते हैं, नवीनता को स्वीकार करते हैं अपनी शर्तों पर। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर पहले वाले में आंसर था इसका। दूसरा क्वेश्चन है काका जी, ये मेरे तरफ से है। स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? हमारे यहाँ 6 परीक्षाएं होती हैं पूरे वर्ष में। 6 परीक्षा में हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी कहते हैं, और बच्चों की जो बातें सीधे बच्चों से हम तक नहीं आ पाती उनके मार्फत जानने का प्रयास करते हैं। 3 दिन से पेरेंट्स मीटिंग भी चल रहा है अपने स्कूल? हाँ, इसीलिए 3 दिन से चल रहा है। प्रायः स्कूलों में 1 दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा जाता है और स्कूल बंद करके रखा जाता है। जी। हम स्कूल चलाते चलाते पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, ताकि बच्चे भी रहें वर्ग में। एक तरफ हमारी पढ़ाई चलती रहती है, दूसरी तरफ पेरेंट्स टीचर मीटिंग चलता रहता है। तो अभिभावकों से हमारा संवाद, जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं अभिभावक को फ़ोन करते हैं, जिन बच्चों से कोई गृहांश होता है, कोई ज़रूरत होती है जिसमें अभिभावकों का सहयोग चाहिए, वहाँ हम उनको फ़ोन करते हैं। कई बार तो अभिभावक हमारे गुस्सा हो जाते हैं बार बार फ़ोन करने से, लेकिन हम छोड़ते नहीं, हम उनको सुनते हैं, हम अपना काम करते हैं, अपनी गति में करते रहते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, अभिभावकों की प्रक्रिया को स्कूल के सुधार और नीतियों में कैसे शामिल किया जाता है? अभिभावक जो व्यवहारिक सलाह देते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं,
लेकिन चूंकि वे अभिभावक हैं और मैं शिक्षक हूँ, मैं संचालक हूँ, तो उनकी सलाह का अपना संस्करण मैं कर लेता हूँ। वे क्या चाहते हैं उसको कैसे मैं करूँगा, उनकी तरह तो मैं कर नहीं सकता। उनकी चाहत को चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ और दिन रात यही काम करता हूँ, अपने ढंग से ढाल लेता हूँ। और यहाँ तक कि मैं तो जो पाठ पढ़ाना रहता है, जो तत्कालीन ज़रूरत है उसी के अनुरूप उस पाठ को पढ़ाता हूँ, चाहे वह विज्ञान का हो चाहे वह साहित्य का, चाहे वो विज्ञान का हो चाहे साहित्य का। काका जी, एक क्वेश्चन और है, स्कूल प्रबंधन में आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें आप कैसे सुलझाते हैं? सबसे बड़ी चुनौती है अच्छे शिक्षकों का अभाव, योग्य लोगों का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। हमें जो मिल जाते हैं उसमें से अच्छों का चयन करता हूं और उसको जल्दी से जल्दी अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता हूं। उसके लिए हम बाहर से भी आप देखते हैं, आप शिक्षक दार्जिलिंग से 2 दिन पहले आए थे, दार्जिलिंग से, मुजफ्फरपुर से, जहाँ तहाँ से शिक्षकों को बुलाता हूँ। कई शिक्षक तो मुजफ्फरपुर से और सीतामढ़ी से आते हैं हमारे यहाँ, 1-2 दिन क्लास लेकर चले जाते हैं सप्ताह में, ताकि दूसरे शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं बच्चे जान सकें और हमारे शिक्षक जान सकें कि इस पढ़ाई को और किस तरह से की जा सकती है, डेवलपमेंट की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सप्ताह से 9-10 को SST पढ़ाने सनशाइन स्कूल के जो CBSE के ट्रेनर हैं वे हमारे यहाँ आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी। जी। तो इस तरह कोई भी शिक्षक या कोई भी शिक्षाविद हमको अगर मिल जाता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। एक क्वेश्चन और है काका जी, स्कूल में फंडिंग और संसाधनों से जुड़े किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है और उसका समाधान कैसे किया जाता है? स्कूल में अभिभावकों के द्वारा शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता। अभिभावक अगर समय पर शुल्क भुगतान करें तो काम और तेज़ी से हमारा बढ़ेगा। अब जैसे अभी देखिए ना, पिछले महीने दुर्गा पूजा और बाढ़ के कारण स्कूल बंद रह गया, 1 से 10, 11, 12 तारीख तक शुल्क नहीं आया ठीक से। इस महीने त्योहारों का कुछ ऐसा है कि फिर 31 को दिवाली है, फिर स्कूल बंद हो जाएगा, छठ तक शुल्कों का भुगतान नहीं होगा। समय से आएगा तो और डेवलपमेंट होती है। समय से आएगा तो मैं वेतन समय पर किसी तरह 10 तारीख को मैं अपने सभी स्टाफ को वेतन दे देता हूँ। जी। टीचिंग नॉन टीचिंग सबको, चाहे जहाँ से हो। समय पर पैसा आने से संसाधनों को विकसित करने में सुविधा होती है, संसाधनों के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ता। जैसे अभी विद्यालय पर मैं समझता हूँ कि करोड़ों कर्ज है बैंक का, जो हर महीने EMI देना पड़ता है। लेकिन अभिभावक अगर पैसा समय पर दें तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काका जी, तो जितना पैसा सूद में चला जाता है उससे विद्यालय का विकास होता। एक क्वेश्चन और है काका जी, आपके अनुभव में आज के छात्रों की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और स्कूल कैसे उसकी मदद कर सकता है? आज सबसे बड़ी चुनौती है गैजेट्स, आधुनिक गैजेट्स जो हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसका सही उपयोग बच्चे करें, जो नहीं हो पा रहा है। अभिभावकों से बच्चे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ ले लेते हैं पढ़ाई के नाम पर, और उस पर अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। उम्र ऐसी है जिसमें भटकाव की संभावना बहुत होती है, जिसमें अभिभावकों का सहयोग नहीं मिलता। एक आखिरी क्वेश्चन है काका जी, बहुत लंबा हो गया और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ काम भी होगी। क्या आपके स्कूल ने हाल ही में कोई ऐसा अनूठा प्रोजेक्ट या पहल की है जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है? पूरे भारत में 800 विद्यालयों का चयन हुआ है जिसको कंप्लीट डिजिटल क्लास के रूप में चेंज किया जाएगा, जिसमें एक मेरा भी विद्यालय है। ओके, वाह। 8वां क्लास से शुरू करना है। 8वां क्लास के एक सेक्शन को डिजिटल सेक्शन किया जा रहा है, जिसके लिए बंगलोर में 2 दिनों का ट्रेनिंग हुआ था, जिसमें मैं गया था, और इधर लगातार हमारे शिक्षकों को उसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। CBSE बोर्ड तथा कुछ अन्य संस्थाएं सब मिलकर इस काम को कर रही हैं। उसके लिए हर बच्चे को iPad दिया जाएगा, हर टीचर को लैपटॉप दिया जाएगा, और जितने सॉफ्टवेयर हैं वे सभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और एक नया प्रयोग किया जाएगा। उसके अनुरूप सिलेबस तैयार करके सिलेबस की जो बातें हैं उसको पढ़ाया जाएगा।
मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही मुझे समय देते रहें। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट सर के साथ था और मैंने पूरी कोशिश की है इसको बेहतरीन करने की। अगर कुछ कमी रह गई, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। काका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और मैं चाहूँगा कि ये पहली बार है लेकिन ये आखिरी बार ना हो, आप मुझे मौका देते रहें। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने इतना लंबा पॉडकास्ट कर पाया। आप लोग इस पॉडकास्ट के लिए प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कैसा था, क्या कमी था, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।